तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू शेयर पावर। सत्ता को बांटने के लिए फिर से आपका स्वागत है। ठीक है ना। हम बात कर रहे थे बेटा आपके श्रीलंका की कि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो अडोप्ट किया वो था मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद, और उसके हमने परिणाम या रिजल्ट भी देखे थे। अब हम चल रहे हैं कहाँ पर? बेल्जियम में। तैयार हो जाइए। ठीक है ना। बेल्जियम में हम जो स्थिति छोड़ कर आए थे, कौन सी बेटा कि वहाँ मेजोरिटी है वो डच स्पीकिंग पीपल की है, और आपके ब्रुसेल्स है उसके अंदर वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की है। वहाँ हमने छोड़ा था। अब हमें ये देखना है कि जिस तरह से श्रीलंका ने तरीका अडोप्ट किया, तो बेल्जियम ने कौन सा तरीका अडोप्ट किया, ऐसे ही मेजोरिटेरियनिज्म का, ठीक है ना, या उससे कुछ अलग। जितने दिमाग उतनी बातें उतने उपाय। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बेल्जियम में अकोमोडेशन इन बेल्जियम, जिसे बेल्जियम की समझदारी कहा जाता है, या फिर अकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य भी होता है। सामंजस्य का मतलब इस तरह से अकोमोडेट कर लेना जिससे कि भयंकर परिस्थितियों से बचा जा सकता है, जैसे सिविल वॉर हुआ आपका श्रीलंका में, तो उससे बचने के लिए। ठीक है ना। देखो क्या किया बेटे, बेल्जियम जो है उसने, देखो, बेल्जियम अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। ठीक है ना, बिटवीन 1970 एंड 1993। 1970 से और 93 के बीच 4 बार बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन किया। एक बार में, फिर एक बार में उसे लगा ठीक नहीं। अमेंडमेंट का मतलब बदलाव करते जाना, कि जो उसने लिखा उसी में कुछ और ऐड कर देना ताकि जो कमियां हैं वो दूर हो सके। तो ऐसे ही उसने बेटे 4 बार संशोधन किया। क्यों किया ये भी देखना, बिकॉज देखो, टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। एक देश में सभी लोग आराम से रह सके। ठीक है ना। और ये जो अरेंजमेंट है, दे वर्कड आउट, इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। ये बिल्कुल नया था। ठीक है ना, मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स मॉडल जिसे हम कहते हैं, बहुत ही जटिल। तो इसके ये जो मॉडल जो उन्होंने अडोप्ट किया, जिसे बेल्जियन मॉडल कहा गया, इसके एलिमेंट्स से, इसके फीचर्स है, देखिए वो अब हम देखते हैं। ये है बेटा आपका एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल की विशेषताएं, फर्स्ट देखो चेंज जो उन्होंने किए। सेंट्रल गवर्नमेंट में बेटा इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। ठीक है ना, कि दोनों की संख्या बराबर रखी गई। ठीक है। केंद्र सरकार जो है उसमें डच भाषा बोलने वाले मंत्री, और बेटा ऐसे ही आपके फ्रेंच भाषा जो बोलने वाले उनके मंत्रियों की जो संख्या है, डच भाषा बोलने वाले मंत्री नहीं, मतलब डच भाषा कम्युनिटी के, मेरा मतलब ये है। ठीक है ना, इनकी संख्या है वो बराबर रखी गई। इसके साथ साथ बेटा ये भी ध्यान रखना है कि डिसीजन लेते वक्त, निर्णय लेंगे तो दोनों में ऐसा नहीं कि कोई एक जो है उसका निर्णय ही माना जाएगा, दोनों उसके लिए सहमत हो। ठीक है ना। यूनिलैटरली कोई भी डिसीजन, यूनिलैटरली मतलब अकेले कोई भी निर्णय है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। देखिए, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। कोई भी एक कम्युनिटी है अकेले निर्णय नहीं ले सकती है। निर्णय वही माना जाएगा जिसमें दोनों की सहमति हो। दोनों कौन बेटा? फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग। ठीक है मिनिस्टर। अब देखिए नेक्स्ट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स, ठीक है ना, सम पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टेकन एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। आपकी राज्य सरकार को कुछ शक्तियां यहाँ से दे दी जाती हैं, और उन शक्तियों के लिए आपकी जो राज्य सरकारें आर नॉट सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीन। ठीक है, नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। मतलब इससे जो अब इनको मिल गया वो इसी का है। ठीक है ना, जिसको वो अपने एरिया के लिए, उन लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए है, वो यूज करती है। तो जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी मिल गई है स्टेट पावर को, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। 2 रीजन कौन से बेटा? फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन जो है, उन दोनों रीजन्स को है उनको सौंप दी जाती है, और ये अपनी शक्तियां जो है उनका प्रयोग करती, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। ठीक है, सुपुर्द करने के बाद फिर देखिए, अब आगे आ जाइए। जब हम कैपिटल सिटी की बात करते हैं बेटा ब्रुसेल्स की, इसमें कौन थे? 80% आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे एंड 20% डच स्पीकिंग। ठीक, अब यहाँ पर भी देखिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बराबर प्रतिनिधित्व है दोनों ही कम्युनिटीज का, मतलब फ्रेंच एंड डच। ठीक है ना, आपकी फ्रेंच भाषी जो समुदाय है उसका भी, और बेटा आपका डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगी। अब यहाँ 80% इतने होने के बावजूद भी इन्होंने आपके जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, ठीक है ना, इनका प्रतिनिधित्व है वो एक्सेप्ट, स्वीकार किया। क्यों बेटा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 59%, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश के अंदर 59% डच स्पीकिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर भी आपके बराबर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है वो इक्वल है। किसके बेटा? आपके
फ्रेंच के भी। तो मतलब केंद्र में जब फ्रांसीसी जो है इनको, मतलब फ्रांसीसी नहीं बेटा, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उसको अडोप्ट किया, उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया किसने, डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने। तो वैसे ही बेटा ब्रुसेल्स के अंदर आपकी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया किसकी रिप्रेजेंटेशन को, आपके डच स्पीकिंग कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। 3 नेक्स्ट पढ़ाइए, इनके अलावा बेटा एक और सरकार बनाएगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, जिसे सामुदायिक सरकार कहा गया, जो थी आपकी कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। ठीक है ना, मतलब किसी एक भाषा को बोलने वाले जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उससे संबंधित है। बट वो कोई भी हो सकते हैं, आपके डच भी, फ्रेंच भी, जर्मन भी, एंड नो मैटर वेयर दे लिव, चाहे वो कहीं रहते हो, मतलब वेलोनिया क्षेत्र में या आपका बेटा वेलोनिया और एक कौन सा था, फ्लेमिश। ठीक है ना, कोई भी रीजन में रहते हो, ये कोई मैटर नहीं है। इनका काम क्या था, ये सरकार जो काम करती थी, ये किससे, पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, ये ऐसे कार्य जो है इनको दिए गए, हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। मतलब ये सत्ता जो है वो इसके पास थी, ये अधिकार इसके पास था कि इनसे संबंधित मुद्दे जो है वो कौन देखेगा, आपकी सामुदायिक सरकार देखेगी। अब देखो, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि दोनों भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनको रखा गया है हर जगह और वो कार्य कर रहे हैं। तो एक साथ आपको कार्य करना है कि घोड़े के ऊपर 2 बिठा दे और लगाम दोनों के हाथों में पकड़ा दें। ठीक है ना, लगाम तो एक ही के हाथ में रहेगी ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है, दोनों के हाथ, मतलब दोनों को मिलकर कार्य करना, कोई एक निर्णय नहीं लेगा, मिलकर जिसमें सहमति होगी उसे ही माना जाएगा, वही मान्य होगा, ऐसे कार्य करना। तो बेटा ऐसा कॉम्प्लेक्स जो मॉडल है ये, हालांकि बेल्जियम को भी ये मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स लगता था, लेकिन इससे वो बच गए, अवॉइड हो गए। ठीक है ना, किससे, सिविल वॉर से, जो कि श्रीलंका ने फेस किया। तो ऐसा गृह युद्ध यहाँ नहीं हुआ। अब आपके देखो इसमें एग्जाम्पल उसमें दिखा रखा है कि कोई भी जो भी मतलब बोर्ड है या साइन बोर्ड है या कोई एड्रेस है, कुछ भी है, तो उसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों कम्युनिटी है ना। जैसे देखिए आपकी बुक में ये है, तो दोनों भाषाओं का इसके अंदर प्रयोग किया गया, फ्रेंच का भी और बेटा डच का भी, क्योंकि एक को डिसरिगार्ड नहीं करना है। जैसे सिंघला कम्युनिटी ने तमिल स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसको, या तमिल स्पीकर्स को डिसरिगार्ड किया था श्रीलंका में, तो ऐसा बेल्जियम के अंदर नहीं है। और इसकी इसी खूबी के कारण जब जितने भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक यूनियन, संघ बनाया, जिसे कहा जाता है बेटा यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। तो इसके लिए बेटा उन्हें हेडक्वार्टर चाहिए था, तो उन्होंने हेडक्वार्टर चुना ब्रुसेल्स। ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन मतलब जितने भी यूरोपीय देश हैं उनका संघ, तो उसका जो उन्होंने हेडक्वार्टर, मुख्यालय चुना, वो किसको चुना, ब्रुसेल्स को चुना। ठीक है ना, विशिष्टता के कारण या अलग होने के कारण। तो बेटा ये मॉडल जो है इसे कहा जाता है, ये तरीका जो है इसे कहा गया अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ऐसे ही श्रीलंका का जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था वो था आपका मेसेटोरियनिज्म। ठीक है, और ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अकोमोडेशन, मतलब कितना मेहनत से उन्होंने ये तैयार किया होगा या फिर ये बनाया होगा। ठीक, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि आपने दोनों से क्या सीखा। ठीक है, आपसे अगर ये कहा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी से आपने क्या सीखा। तो बेल्जियम से पहले श्रीलंका से सीखते हैं, उससे सीखने की जरूरत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए श्रीलंका में हमने क्या किया, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का मेसेटोरियन वाला तरीका है जो अडोप्ट किया। और बेटा इससे हमें ये पता चल गया था, उसने शो किया कि कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल था उसका कि इट शोज दैट इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस, कि मेजोरिटी कम्युनिटी जब कोशिश करती है अपनी सत्ता या ताकत जो है वो औरों पर थोपने की, ठीक है ना, उनको डिसरिगार्ड करके। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है वो किस में आता है, देखिए ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता जो है वो खतरे में पड़ सकती है। जैसे सिविल वॉर हुआ ना, रिसोर्सेज भी नष्ट हुए, ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंक भी नीचे आ गया, बहुत सारे लोगों को देश छोड़कर भी जाना पड़ा। ठीक, तो इसलिए इन्होंने कौन सा तरीका अडोप्ट किया है, आपका एकोमोडेशन का। अब देखिए बेल्जियम की अगर हम बात करते हैं तो द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल, कि देश की एकता तभी संभव है बेटा बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स, सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर, मतलब सत्ता को बांट लेना जरूरी है। ठीक है ना, नॉलेज जो है वो शेयर की जाती है, अपने आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ हैं उनको शेयर किया जाता है। तो आप हैबिट सीख लें किसकी, शेयरिंग की।
ठीक है ना, बांटने की। तो बेटा हमने जो किया वो यही किया कि यहाँ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि सबका ध्यान रखा गया। माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि उसके लिए काम नहीं करना, वो संख्या में कम है पर काम उसके लिए भी करना है, ठीक है। श्रीलंका की तरह नहीं कि मेजोरिटी का मतलब सिर्फ मेजोरिटी के लिए ही काम करना। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटी है वो कोशिश करेगी कभी ना कभी मेजोरिटी में आने की, अगर ऐसा ही होता रहा तो, क्योंकि उनके लिए तो काम कोई करेगा ही नहीं, तो वो कभी ना कभी कोशिश करेंगे मेजोरिटी में आने की, ठीक है ना, और तख्ता पलट करने की भी। इसलिए आवश्यक है कि हम क्या करें, उनकी नीड्स जो हैं, ठीक है ना, उनको या उनकी जो विशेज हैं उनको भी रेस्पेक्ट दे, उनको भी रिगार्ड्स दे, इवन पावर में शेयर भी दे, सिर्फ रिगार्ड्स ही नहीं, सत्ता में हिस्सा भी दे, ठीक है, ताकि वो अपने लिए डिसीजन है वो खुद ले सकें, अपने लिए कार्य है वो खुद कर सकें, ठीक है। तो बेटा ये था आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम, और दोनों कहानियों से आपने क्या सीखा। अब आगे चलिए बेटा जी, अब हम फिर एक बार बात करते हैं कि सत्ता को बांटना, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है ना। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल का मतलब क्या है, क्यों आवश्यक है। हमने 2 स्टोरीज देखने के बाद तो अच्छी तरह समझ गए ना कि क्यों जरूरी है सत्ता को बांटना, कैसे आवश्यक है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ को पावर में शेयर दे देना जरूरी है, क्योंकि इससे हम अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं कन्फ्लिक्ट से, स्ट्रगल से, या फिर सिविल वॉर से, ठीक है ना। एंड वी कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम श्रीलंका, वहाँ से हम उदाहरण भी ले सकते हैं और समझदारी वाला रास्ता अडोप्ट कर सकते हैं, कैसे, आपके बेल्जियम की तरह। तो देखिए बेटा, इसमें हम 2 सेट लेते हैं अलग अलग समझने के लिए, ठीक है ना, 2 सेट्स ऑफ रीजंस, तर्कों का 2 तर्क लेते हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, जिन्हें हिंदी में हम युक्तिपरक तर्क कहते हैं, ठीक है ना। युक्ति का मतलब उपाय से होता है ना, वैसे सूझ, ठीक है, और मोरल होता है, हो जाता है बेटा आपका सेकंड नैतिक तर्क। देखिए क्या है युक्तिपरक तर्क जो है बेटा, ये आपके क्या है, अगर हम पावर शेयर करते हैं, पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल या जरूरी या आवश्यक है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। बात किसकी कर रहे हैं हम, पावर शेयरिंग की। सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि इससे बेटा आपकी कम हो जाती है संभावनाएं। किस चीज़ की संभावनाएं, संघर्षों की। विभिन्न समुदाय जो भी, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी है, और भी हो सकते हैं, समुदायों के बीच जो स्ट्रगल है, सिविल वॉर है, या कन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल जो है, ठीक है ना, उनमें उनकी संभावनाएं है वो कम हो जाती हैं कि ये सब नहीं होगा अगर हम पावर को शेयर कर लेते हैं, तो जैसे कि आपके बेल्जियम में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पावर शेयरिंग जो है बेटा, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है, ये इसके लिए भी मददगार है। स्टेबिलिटी होता है स्थिरता, पॉलिटिकल हो गया बेटा राजनीतिक व्यवस्था के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, ठीक है ना। राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता या स्थायित्व के लिए अच्छा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, कि आप जिस रूल रेगुलेशन से कंट्री को चला रहे हो, ठीक है ना, उसके स्मूथ रन करने के लिए, चलाने के लिए जरूरी है कि आपकी राजनीतिक स्थिरता हो। अगर आप पावर के अंदर शेयर नहीं देते हो बेटा डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, ठीक है, तो इससे आपको भय रहता है कि कभी भी, ठीक है ना, वो अपनी सत्ता में हिस्सा लेने के लिए मांग कर सकते हैं, अपनी नीड्स से, अपनी विशेष हैं वो आपसे पूरी करवाने के लिए। जैसे कि आपने तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी का किया, श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी का किया श्रीलंका के अंदर, ठीक है ना, कि वो उनके अगेंस्ट हो गए और वो डिमांड करने लगे। इसीलिए पावर शेयरिंग है वो एक अच्छा तरीका है, इट्स अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है, कि बार बार आपको ये भय नहीं रहेगा उलट फेर करने का या बदलने का, ये कभी भी तख्ता पलटा जा सकता है। पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, और इससे परिणाम जो है बेटा वो आपके बेहतर आते हैं, अच्छे आते हैं। किसकी बात करें, पावर शेयरिंग करने के, पावर को शेयर करने के बाद, कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग, ये बहुत बढ़िया या बेहतर परिणाम लेकर आती है, इसलिए क्योंकि हमने डिफरेंट कम्युनिटीज़ को शेयर दिया है, पावर में, सत्ता में हिस्सा दे दिया है, इसलिए वो कम्युनिटीज़ आपके साथ मिलकर ही काम करती है, मेजॉरिटी के साथ मिलकर काम करती है देश को चलाने के लिए। तो हमारी संभावनाएं कम हो गई हैं किसकी, कन्फ्लिक्ट की, ठीक है ना, और इसीलिए स्थिरता है, ठीक है ना, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर, क्योंकि सब मिलकर काम कर रहे हैं ना। ठीक, अब आए नेक्स्ट पर, मूव टू द नेक्स्ट बेटा, मोरल रीजंस, नैतिक तर्क, ठीक है ना। हम इसके लिए मानते हैं बेटा पावर शेयरिंग इज गुड या अच्छा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है ना। आत्मा को मारकर कोई कार्य नहीं किया जाता, हम अपने मन की संतुष्टि के लिए, दिल की खुशी के लिए कार्य करते हैं। तो बेटा यहाँ भी ऐसा ही है,
ठीक है, पावर में शेयर दे देने से आपको संतुष्टि है कि आपने सभी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है ना, उनको अपना अपना रोल दे दिया है, किसके लिए, देश को चलाने के लिए, या डिसीजन मेकिंग के अंदर भी वो रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे, देखिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है, जिसे हम कहते हैं बेटा वैध सरकार। वैध सरकार, लेजिटिमेट का मतलब है लीगली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है ना, कानूनी रूप से जो लोगों के द्वारा चुनी गई है, वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इसके अंदर इंश्योरेंस जरूरी हो जाता है, क्या, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, नागरिकों की भागीदारी बहुत जरूरी है। भागीदारी का मतलब सिर्फ वोटिंग से ही नहीं होता, डिसीजन मेकिंग से भी होता है, ठीक है ना, कि अगर आप ये मानते हो कि आपको उसने वोट नहीं दिया तो उसके लिए कार्य नहीं करना, ठीक, यहाँ पर मतलब भागीदारी से मतलब आपके रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट रूप से भी काम कर सकते हैं। और अगर आप सत्ता में हैं तो आप भी कार्य कर रहे हो, तो जितनी ज़्यादा लोकतंत्र के अंदर भागीदारी होगी, जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत बनता है, ठीक है ना। और नए नए रास्ते या नए नए तरीके जो हैं वो निकल कर आते हैं डेवलपमेंट के लिए। है कि जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन, अगर आप पावर में शेयर ही नहीं करेंगे, मतलब पावर में से शेयर या हिस्सा देंगे नहीं किसी कम्युनिटी को, तो फिर पार्टिसिपेशन कहाँ होगा, नहीं हुआ ना। जब आपने डिफरेंट कम्युनिटीज़, वो माइनॉरिटी या कोई भी है, उसको शेयर या हिस्सा दिया है, तभी तो उसका पार्टिसिपेशन होगा ना सरकार के अंदर। लोकतंत्र में हिस्सा उसको देने पर ही तो वो अपनी भूमिका निभाएगा, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे कोई और प्रक्रिया हो, किसी भी तरह की हो। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो जाता है पार्टिसिपेशन हो, और उस पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी होता है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट सही हो, ठीक है ना, मतलब सत्ता की साझेदारी जरूरी बन जाती है। और बेटा इससे देखिए, मेक पावर शेयरिंग वैल्यूएबल और एसेंशियल, इससे जो परिणाम है यहाँ भी बेहतर है, महत्व भी रखता है, और अपने आप में ये क्या है, आवश्यक भी है, जरूरी भी है, मतलब नतीजा जो है वो निकल कर अच्छा ही आता है। अब आप कहोगे कि मैडम जी दोनों सही, एक जैसे ही तो है, ये भी ऐसा ही था, वो भी यही कह रहा है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि बांटना सीखो, ठीक है ना। आप हिस्से करना या हिस्से करने का मतलब वो बंटवारा नहीं है कि आप घर में बंटवारा करते हैं। यहाँ हम बात किसकी करें, काम को एफिशिएंट अच्छा बनाने के लिए कार्य का बंटवारा, यहाँ उस कार्य के बंटवारे की बात करें। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, देखो बेटा कैसे। मोरल रीजंस हम जब लेते हैं तो आप याद रखो, नैतिकता की दृष्टि से मोरलिटी, कि हम कहते हैं कि ये कार्य अच्छा नहीं है। जैसे हम कहें कि झूठ बोलना पाप है, ठीक है ना, सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य का साथ नहीं देना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं भी कर सकते हो तो बुरा तो मत ही करो। जैसे आपने सुना होगा ना, भला ना कर सको तो कम से कम बुरा तो मत करो उसका। तो ये सब क्या है, मोरलिटी बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है ना, ऐसे विचार या आइडियाज, ठीक है ना, जो मोरल मतलब जिनमें मोरलिटी है, नैतिकता की दृष्टि से हम ये मानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरा होता है, ये हमें नहीं पता कि क्या बुरा होता है, ये नहीं करना चाहिए पाप होता है, पर कैसे, हमें सिर्फ ये पता है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने क्या माना कि लोकतंत्र की आत्मा जो है, ठीक है ना, स्पिरिट जो है वो पावर शेयरिंग है, कि सत्ता में हिस्सा हर कम्युनिटी को देना चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन की जरूरत है, ठीक है ना। मोर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ज़्यादा प्रतिभागिता या फिर ज़्यादा हिस्सेदारी चाहिए सभी वर्गों की। क्यों, क्योंकि इससे परिणाम है वो अच्छे आते हैं। हमें लगेगा कि हमने सबको बराबर महत्व दिया है, हमें लगेगा कि हमने सबको बराबर महत्व दिया है, मतलब हम मोरलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्रूडेंशियल रीजन जो होते हैं बेटा, इसमें क्या होते हैं, आप लॉस और प्रॉफिट के हिसाब से देखते हो कि अगर ऐसा नहीं किया तो आपको ये नुकसान हो सकता है, ये वर्ग आवाज़ उठा सकता है, बोल सकता है, आपकी सत्ता गिरा सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मिल सकता है, उसको फ्रेम कर सकता है, ठीक है ना, आपके अगेंस्ट है वो दावे कर सकता है, कुछ भी। तो उस लाभ हानि की दृष्टि से आप जब पावर में डरते हुए शेयर करते हो तो वो आपके प्रूडेंशियल रीजन में आता है, ठीक है ना। सोच समझकर जो कार्य किया जाता है, रिड्यूसेस द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, कि आपको क्या उन अंदेशों को कम करना है, ठीक है ना, जो बंटवारा कर सकते हैं देश का, या फिर हम ये कह सकते हैं जिससे सिविल वॉर हो सकता है, ठीक है। या दूसरा जो वर्ग है वो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ या और कम्युनिटीज़ या माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, ठीक है ना, वो आपके अगेंस्ट हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो बोलती है तो मेजोरिटी कम्युनिटी को फायदा नहीं होगा या नुकसान होगा। बेटा हर बार ऐसा होता है, कोई भी एक वर्ग कुछ भी करता है तो संख्या में जो ज़्यादा है वो नुकसान उनको भी झेलना पड़ता है, उसका इफेक्ट जो है वो उन पर भी आता है। तो इसीलिए इनसे बचने के लिए हम यहाँ प्रूडेंशियल रीजन की बात करते हैं कि सत्ता में इनको हिस्सा दे देना चाहिए। लॉस और प्रॉफिट के हिसाब से उसमें देखा, तो ये लॉस प्रॉफिट के हिसाब से जब देखा जाता है कि हम पावर में शेयर देंगे तो इससे देश कैसे चलेगा, हम किन संघर्षों से बच सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को हिस्सा देकर, तो वो आपकी युक्तिपरक तर्क होते हैं,
जिसके अंदर तरीका निकाला जाता है, लॉस प्रॉफिट। जैसे आपके देखो इसमें दे रखा है, हम जिसके अंदर लॉस या गेन इनको देखते हैं, ठीक है ना। एंड प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन। इसके बिल्कुल अलग है, हो गए ना अब अलग। तो बेटा ये तो लाभ हानि का विचार करके किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये आत्मा समझ कर किए जाते हैं, ठीक है ना। मन से एक कार्य को करना और मन से आप एक जिम्मेदारी समझ कर करते हो, ठीक है। जिम्मेदारी समझ कर एक कार्य करते हो कि आपके लिए ये जरूरी है, और एक कार्य आप मन से खुश होकर करते हो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उत्तरदायित्व भी है नैतिकता की दृष्टि से। तो ये आपके दोनों में डिफरेंस हो गया। अब एक कहानी सुनते हैं, ठीक है ना। बहुत देर होगी ना। देखिए आपने बचपन में, मैंने भी बहुत सुनी है भाई, हमारे ज़माने में बेटा कार्टून्स बहुत कम होते थे ना। आजकल तो आपकी बहुत सारे एनिमेशन सीरीज आ जाती है, तो उस वक्त कॉमिक्स ही हुआ करती थी। कहानी है उसी तरह से। देखिए जैसे कि बेटा आपके विक्रम बेताल के अंदर जो आपका राजा विक्रमादित्य था, ठीक है ना, वो हर बार बेताल जो है उसको पकड़ कर लाता था, कोई तिलिस्मी घाटी जो भी थी वहाँ से, ठीक है ना। और वो जब लाता था तो रास्ते के अंदर बेताल जो है वो विक्रम को कहानी सुनाता था हर बार, ठीक है। और कहानी सुनाते वक्त ये कंडीशन रखता था कि मैं रास्ता पास करने के लिए, मतलब गुजारने के लिए, रास्ता बहुत लंबा है तो रास्ता गुजर जाए, इसलिए तुम मेरी कहानी सुनो, दोनों का समय भी पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहानी के बीच में तुम्हें बोलना नहीं है कहीं पर भी, सिर्फ कहानी सुननी है। अगर तुम बोलोगे, बेताल कहता है विक्रम से, ठीक है। और कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न करूँगा जिसका तुम्हें विवेकतापूर्ण उत्तर देना है। इस बात को सुन के विक्रम जो है, राजा विक्रम सोचता है कि ठीक है, इसको वहाँ तक लेकर चलना है, इतने में कहानी पूरी हो जाएगी और मैं इसे ले जाऊँगा, ठीक है। तो वो रास्ते में हमेशा उसे कहानी सुनाता है। कहानी सुनाने के बाद वो उसे प्रश्न करता है, हर बार का प्रश्न करता है कि उसका कंक्लूजन नहीं बताता। कहानी सुना दिया, सबके बारे में बता देने के बाद निर्णय जो है वो विक्रम के ऊपर छोड़ देता कि तुम बहुत ही न्यायप्रिय राजा हो, इसलिए ये बताओ कि न्याय किसके पक्ष में जाना चाहिए। जाना चाहिए नहीं, सिर्फ क्यों जाना चाहिए वो भी देना है। इसके में क्यों जाना चाहिए, इसके पक्ष में नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, तो इसका उत्तर दो, ठीक है ना, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, और अगर बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। अब विक्रम जो है वो फंस जाता है, वो हर बार कहानी का उत्तर उसका देता है और हर बार वो उड़ जाता है, कौन, बेताल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न, मतलब समय की, मॉडर्न ईरा की। तो नए युग के अंदर आपकी परिस्थितियां बदल गई हैं, आपका विक्रमादित्य भी बदल गया है और आपका जो बेताल है वो भी बदल गया। बेताल विक्रमादित्य दोनों चेंज हो गए। वो अपनी पीठ पर लाद कर लाता था पुराने जमाने में राजा विक्रमादित्य बेताल को, अब आपकी क्या मोटर बाइक आ गई है, ठीक है ना। थोड़े दिन में और स्टोरी पढ़ोगे तो शायद एरोप्लेन आ जाएगी बेटा, मे भी। तो इसलिए देखिए इसमें कहानी है और उस कहानी में आपको बताती हूँ बेटा, ठीक है। वो कहानी बताने के बाद आप कुछ समय के लिए राजा विक्रम बन जाइए। अब आप मुझे बेताल बनाना चाहते हो तो बच्चा आपकी मर्जी, बना दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं तो बेताल बन गई, अब बेताल बनकर मैं आपको कहानी सुना रही हूँ और आप हैं राजा, तो विक्रमादित्य बनकर आप कहानी सुनिए और फिर आपको डिसीजन लेना है कि किस तरफ आपको जाना है और क्यों, ठीक है। क्वेश्चन या कहानी क्या है, देखो हम एक देश की बात करें, बेरूत शहर में, ठीक है ना, जहाँ खलील नाम का एक आदमी रहता है और उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे, ठीक। उसके पिता हैं वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, तो उसकी माँ सुन्नी मुसलमान, मतलब ये दो आपके अलग अलग सेक्ट हो गए मुस्लिम कम्युनिटी के ही, ठीक है। जैसे आपके जैन के या फिर आपके बौद्ध धर्म में होते हैं हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, है ना, ऐसे ही। तो ऐसे ही दो अलग कम्युनिटी हैं आपकी, किसकी, मुस्लिम की, सुन्नी और शिया मुस्लिम। तो आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी, बेरूत में ऐसा आम बात थी कि उसके पिता अलग कम्युनिटी के हैं और उसकी माँ अलग कम्युनिटी की है, ठीक है ना। तो लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग ऐसे रहा करते थे। अब शहर जो है उसके अंदर ऐसे ही एक गृह युद्ध होता है जिसमें वो आपस में लड़ते हैं। तो खलील का चाचा एक ऐसी लड़ाई में मारा गया था। उसकी समाप्ति के बाद जैसे सिविल वॉर है वो बंद हो जाता है, उसके बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे से बुनियादी सोच पर सहमत हुए। और कंक्लूजन क्या निकाला उन नेताओं ने, देखिए कि राष्ट्रपति हमेशा मेनोराइट पंथ का कैथोलिक ही होना चाहिए, कि हमेशा एक ही सेक्ट जो है कैथोलिक सेक्ट में से ही आपका प्रेसिडेंट बनेगा और सुन्नी मुसलमान का ही आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिक्स हो गया, ठीक है ना। उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो हमेशा ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद जो है वो शिया मुसलमान के लिए तय हो गया, मतलब फिक्स कर दिए कि पर्टिकुलर इसी कम्युनिटी में से ये इस पद के लिए होगा, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं। ये बात सब मानने के लिए तैयार है। ईसाई फ्रांस के संरक्षण, लेकिन इसके साथ कंडीशन रखी गई कि शिया मुसलमान के लिए इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, मतलब क्रिश्चियंस जो हैं वो फ्रेंच
फ्रांस जो कंट्री है उससे डिमांड नहीं करेंगे प्रोटेक्शन की, और मुसलमान हैं वो भी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हो गए। देखो कैसे आपका जो बेरूत या लेबनान जो है ना, इसमें मतलब दो अलग अलग कम्युनिटी के, तो जैसे कि क्रिश्चियन है वो फ्रांस से डिमांड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और आपकी जो मुस्लिम है वो किससे, सीरिया के अंदर मिलाए जाने की डिमांड करते हैं। एग्जाम्पल हो जैसे हम अगर जम्मू कश्मीर का लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं वो ये डिमांड करे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाना चाहिए, और हिंदू है वो प्रोटेक्शन की मांग करे कि सरकार बना दे, जैसे हमने उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। जब ये कंडीशन रखी गई थी लेबनान में तो उस वक्त दोनों कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन लगभग बराबर थी, मतलब मुस्लिम की भी और आपकी क्रिश्चियंस की भी, इसलिए तैयार हो गए। पर अब स्थिति बदल गई है। अब देखिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि उनके इस समझौते के आधार पर खलील को बहुत गड़बड़ी लगती है, क्या कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला जो खलील है, ठीक है ना, वो ये मान रहा है कि उसकी माँ के धर्म को मानता है और ना ही वो अपने पिता के धर्म को मानता है। तो असल में वह चाहता ही नहीं कि उसकी किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। वो ये चाहता है कि कम्युनिटी बेस्ड क्यों रखा गया है, ठीक है ना, कोई भी पद, उसकी बजाय है वो एबिलिटी बेस्ड क्यों नहीं, कि जिसकी इच्छा है, ठीक है ना, वही क्यों ना चुन कराया जाए लोकतंत्र के अंदर, ठीक है। तो देखिए वो उसका मानना है कि सिर्फ चुनाव कराएं और हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। ये कंडीशन या ये बात जो है वो कौन कह रहा है, आपका खलील कह रहा है, जिसके मदर और फादर जो दोनों जो हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। तो देखिए जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट एंड whoever wins maximum votes becomes the president, no matter which community he comes from. Why can't we do that like in other democracies of the world? विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह हम ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा कौन कह रहा है, खलील कह रहा है। सिविल वॉर, जिन्होंने उस वक्त गृह युद्ध का खून खराबा देखा हुआ था, ठीक है ना, उनका ये मानना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी, कि शांति किसी तरह बनी रहनी चाहिए। तो अब ये बनी हुई है तो ठीक है, अगर फिर से चेंज किया जाता, सब कुछ होता है तो हो सकता है फिर से है वो खून खराबा हो, क्रांति हो, ठीक है। अब देखिए ये कहानी है, ये ऐसे ही चल रही थी और बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। मतलब जैसे कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, अगर आप खलील की जगह होते तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आप ये कहना चाहेंगे कि लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार अगर आपको दिया जाता है तो क्या आप पुरानी व्यवस्था को बदल देंगे? सोचते हैं कि इसे बदल देने से खून खराबा होगा, तो जो जैसे चल रहा है आप उसे वैसे ही चलते रहेंगे और चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ किस चीज़ से बचने के लिए कि जनसंख्या भी कम हो सकती है, हो सकता है कि उसका रिजल्ट जो है बहुत भयंकर हो, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कोई दूसरा देश आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है। बहुत सारी कंडीशन आ गई ना, तो आप बन गए हैं अब विक्रमादित्य, ठीक है। आप फैसला लीजिए। इतना आसान नहीं कि आप तुरंत कह दें कि मैं तो चेंज चाहता हूँ, बदल दूंगा, नहीं। अगर आप राजा हैं तो आपको सबके बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। यहाँ प्रश्न ये किया गया कि आप खलील हैं, आप नई सोच रखते हैं, चेंज चाहते हैं, परंतु ऐसा चेंज नहीं जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है ना, वो मारे जाएं, मतलब उनकी जान गंवाकर या उनकी जान गंवाने के बाद शासन नहीं, कि जैसे महाभारत के युद्ध में सब कुछ तो खो दिया, अब शासन किस पर करें? शासन करने के लिए तो कोई बचा ही नहीं। तो ऐसा ना हो। खलील से डिलेमा का मतलब है उलझन, कि खलील की ये उलझन है कि वो बदलाव भी चाहता है, परंतु वो बदलाव कैसे करे। वो नहीं चाहता कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी क्रांति हो जिसके अंदर उसके अपने ही लोग मारे जाएं या उसके अगेंस्ट हो, या उसका देश जो है वो डिसइंटीग्रेट मतलब टुकड़ों में बट जाए। ठीक है बेटा, अब हम यही विराम लेते हैं, आप सोचिए इसके ऊपर, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए।